नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस एकेडमी के एक्सक्लूसिव वीडियो कोर्स के अंदर। आज इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर। एक कंपनीज एक्ट 2013। तो पहले हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956 और अब हो गया है वो अपग्रेड होके कंपनीज एक्ट 2013। तो एक तो उसका डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं दोनों एक्ट के बीच में। उसके बाद देखेंगे मेक इन इंडिया जो क्या इनिशिएटिव है, जो नई गवर्नमेंट आई है 2014 के अंदर। तो उन्होंने जो है एक नया सा मिशन लेके आए हैं मेक इन इंडिया कि भाई इंडिया के अंदर जो है आप चीजें बनाइए। तो उसके साथ काफी विजन और मिशन कनेक्टेड है और गवर्नमेंट का इसके पीछे का पर्पस क्या है इसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपकी ओर प्रस्तुत किया जा रहा है इन एसोसिएशन विद यूपीएससी आईएएस एग्जाम और मैं हूं करदम रावल। तो चलिए दोस्तों डिटेल से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है पहले तो हम देखेंगे कि सलाइंट फीचर्स क्या क्या है जो 2013 का कंपनीज एक्ट है उन्होंने रिप्लेस किया है 1956 के कंपनीज एक्ट को। तो यहाँ पर जो है काफी सारी प्रोविजंस यहाँ पर अलग हुई है। इवन यहाँ पर लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी के बारे में यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वहां पर भी चेंजेस देखने को मिले हैं। काफी नई सेक्शंस देखने को मिली है, अलग अलग तरह की नई प्रोविजंस देखने को मिली है। तो 1956 का जो कंपनीज एक्ट था वहां पर जो है अलग अलग तरीके के जो भी अमेंडमेंट आए थे उन सबको मिला के जहां जहां पर भी लूप होल्स थे तो उन सारे लूप होल्स को एलिमिनेट करने के लिए और एक नया सा ढांचा तैयार करने के लिए इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करने वाली सारी की सारी लिस्टेड अनलिस्टेड प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज और वगैरह सारी कंपनीज के लिए एक नया सा अमेंडमेंट जो था एक नीड थी। तो उस नीड के अंदर वही जो है इन लोगों ने सोचा कि 1956 के कंपनीज एक्ट को बार बार अमेंड करने से अच्छा है कि इस एक्ट को ही एक तरीके से पूरा का पूरा डिलीट करके एक नया सा एक्ट बना दिया जाए। तो इसी लिहाज से 2013 के अंदर केम इनटू फोर्स द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर कंपैरिजन की बात करें कि भाई 1956 के कंपनीज एक्ट में और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या क्या असमानताएं हैं, तो पहला जो 2013 का जो एक्ट है वहां पर 1956 के कंपनीज एक्ट के मुकाबले काफी कम सेक्शंस है। यानी कि 1956 के कंपनीज एक्ट के अंदर 658 सेक्शंस थी, तो यहाँ पर जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 470 सेक्शंस है। तो यहाँ पर जो है नए एक्ट के अंदर शेयर होल्डर्स जो है उनके राइट्स यहाँ पर और भी इंक्रीज कर दिए गए हैं। पहले क्या हुआ करता था कि भाई आप शेयर होल्डर बन गए तो शेयर होल्डर की मिनिमम जो राइट होता है वो ये होता है कि भाई उनका पूरा अधिकार होता है कंपनी के जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनके ऊपर उनकी राय को पूछा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन देता है या फिर शेयर बाय करता है तो यहाँ पर जो है राइट्स जो है उनको मिलते नहीं थे। सिर्फ वो अपना पैसा लगाते थे, इन्वेस्ट करते थे और जब चाहे डिविडेंड कंपनी देना चाहे तो दे सकती थी। राइट्स जो स्पेसिफिकली बात करें शेयर होल्डर्स के तो काफी कम थे और ऑन द पेपर्स थे, लेकिन रियलिटी के अंदर उनके हाथों में बहुत ही कम राइट्स थे। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए और शेयर होल्डर्स के राइट को एनहांस करने के लिए ये दो सबसे प्राइम मोटिव रखते हुए 2013 का कंपनीज एक्ट हमारे सामने आया। तो चेंज के बारे में अगर बात करें तो जो स्ट्रक्चर है एक्ट का उसके अंदर चार चीजें हैं, पार्ट है, चैप्टर है, सेक्शन है और शेड्यूल है। तो 56 का जो एक्ट था वहां पर 13 पार्ट थे, वेरस 2013 के एक्ट के अंदर कोई पार्ट नहीं यहां पर किया गया है। फिर 2013 का जो एक्ट है उसके अंदर जो है चैप्टर्स है वो कंपैरेटिव 1956 के एक्ट के मुकाबले ज्यादा है। यानी कि 2013 वाले एक्ट के अंदर 29 चैप्टर्स है, वेरेज 1956 में 26 चैप्टर्स थे। सेक्शंस की हमने पहले ही बात कर ली कि पहले वाले एक्ट में 56 में 658 सेक्शंस थी और 2013 वाले एक्ट में 470 सेक्शंस है। और शेड्यूल की अगर आप बात करें तो 1956 वाले एक्ट के अंदर 15 शेड्यूल थी और 2013 वाले एक्ट में 7 शेड्यूल्स है। तो यहाँ पर की हाईलाइट हम देखेंगे कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की यहाँ पर क्या की हाईलाइट है। तो चार चीजें हैं जो एकदम से नई सी है। पहली चीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके अंदर 1956 कंपनीज एक्ट के मुताबिक मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स की यहाँ पर प्रोविजन थी। तो आज जो है
2013 वाले एक्ट के अंदर ये मिनिमम 50 मेंबर्स की जो लिमिट है इसको बढ़ा के यहाँ पर 200 तक इंक्रीज कर दिया है। दूसरी चीज 2013 के एक्ट के अंदर है 1% कंपनी। तो 1% कंपनी क्या है और इसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो 1% कंपनी का जो मोटिव हो ये जापान से लिया गया है। उसके बाद है एडिंग ऑफ सेक्शन 135 जो जिस सेक्शन का नाम है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR के नाम से भी जाना जाता है। तो CSR के अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन और कौन कौन की कंपनीज को सेक्शन 135 लागू होता है इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर दो नई चीजें आई है 2013 के कंपनीज एक्ट के अंदर। एक है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दूसरा है कंपनी लॉ एप्यूलेट ट्रिब्यूनल। तो ये क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है और इससे क्या क्या बेनिफिट जो है कोर्ट ऑफ इंडिया को भी हुए हैं और इवन जो कंपनीज है उनको भी इनसे क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी डिटेल्स आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल से करने वाले हैं। तो पहले एक एक पॉइंट को लेते जाते हैं कि भाई सैलाइंड फीचर्स कंपनीज एक्ट 2013 के क्या क्या है। तो पहला जो है उसका नाम है क्लास एक्शन सूट फॉर शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर जो है शेयर होल्डर्स के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए यहाँ पर जो है उनको कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी क्या सोच रही है, कंपनी क्या डिसीजन लेने वाली है, कंपनी के डिसीजन से शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या क्या इसके इफेक्ट्स होने वाले हैं, करंट मार्केट के मुताबिक कंपनी जो है क्या वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन के अंदर है या फिर स्टैग्नेंट सिचुएशन के अंदर है कि लॉस बना रही है। तो ये छोटी से छोटी हर माइन्यूट डिटेल जो है शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स को मिलनी चाहिए। ये है इसका मेन पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो है मोर पावर फॉर शेयर होल्डर्स। तो यहां पर जो है कंपेयर इसको डायरेक्टली ऑब्वियसली किया जाएगा इसे अपने प्रीसीडर के साथ में, यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 के साथ में। तो 1956 के मुकाबले 2013 वाले कंपनीज एक्ट के अंदर काफी सारे ऐसे प्रोविजंस लगाए गए हैं कि जिसके अंदर शेयर होल्डर्स के यहाँ पर वोट्स बहुत ही मैटर करते हैं रिजोल्यूशन को पास करने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रिजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी और जनरल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, यूनानिमस और उसे बोलते हैं ऑमनिबस रिजोल्यूशन। तो जनरल और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होते हैं वहां पर 50% शेयर होल्डर्स की अप्रूवल कंपलसरी होती है। उसके बाद है स्पेशल रिजोल्यूशन जहां पर 2/3 शेयर होल्डर्स या फिर आप बोल सकते हो 75% शेयर होल्डर की अप्रूवल होना बहुत ही कंपलसरी होता है। और तीसरी तरह का होता है उसको बोलते हैं यूनानिमस और ऑमनिबस रिजोल्यूशन जहां पर 100% अप्रूवल का मिलना क्रूशियली इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो राइट्स और पावर्स मिले हैं शेयर होल्डर्स को ये कंपेयर टू 1956 बहुत ही ज्यादा है और सराहनीय पॉइंट है ये कंपनीज एक्ट 2013 का। फिर आया है वुमेन एम्पावरमेंट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो वुमेन जो है उनको इक्वालिटी की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि वुमेन को हम कंधे से कंधा मिलाने के लिए बूस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है 2013 वाले कंपनीज एक्ट ने एक बोल दिया कि भाई जो कंपनी 500 करोड़ से ज्यादा का शेयर कैपिटल रखती हो या फिर 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रखती हो, उन सारी कंपनीज को जो है 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल रखती हो, ये 3 और 3 में से कोई भी एक प्रोविजन भी अगर सेटिस्फाई होती है तो उन लोगों को एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, तो मैंने बता दिया या तो इनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो और इसकी 500 करोड़ की यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट हो या फिर थर्ड की 1000 करोड़ का इनका सालाना टर्नओवर हो। तो 3 में से कोई भी सिचुएशन स्पेसिफाई होती है तो उन सारी कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना बहुत ही कंपलसरी है। फोर्थ पॉइंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको बोलते हैं CSR। तो CSR जो है ये क्या है मैं आपको बता देता हूं कि सोसाइटी के बीच में रहते हुए आप जो है अपना जो गुजरान चलाने के लिए कंपनी चला रहे हो तो वहां पर जो है आप सोसाइटी से काफी सारी चीजें ले रहे हो और एनवायरनमेंट से भी काफी सारी चीजें ले रहे हो। इवन जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो कोई भी चीज को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो है एनवायरनमेंट से उनको कहीं ना कहीं आपको लॉस दे रहे हो। तो उस लॉस को कॉप अप करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने चाइना और जापान जैसे देशों से सीख के यहाँ पर हमारे देश में लगाया है। इवन ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज और जो
अमेरिकन कंपनीज है वहां पर भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वहां पर कई कंट्रीज ऐसा है जो टैक्स भी लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो कंडीशन है वो सेम है जो वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग वुमेन डायरेक्टर के लिए थी। 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल हो, 1000 करोड़ का टर्नओवर हो या फिर 500 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट हो, इनमें से कोई भी एक भी प्रोविजन जो है अगर सेटिस्फाई होती है तो आपको जो है अपने पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट की एवरेज के 2% आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है स्पेंड करने हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर 3 में से कोई भी प्रोविजन जो है सेटिस्फाई होती है तो आपको अपने इमीडिएट पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का 2% अमाउंट जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज करना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई कंपनी का पहला ही साल है और इनका जो कंडीशन है तीनों में से एक सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या करना है, तो करंट ईयर का जो आपका प्रॉफिट है उसका 2% आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यूज करना है और ये कंपलसरी है। फिर आता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर देखिए शेयर होल्डर्स के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में, कंपनी के साथ और कंपनी के विरोध के अंदर काफी सारे मसले होते हैं। इवन क्रेडिटर्स और डेटर्स के साथ भी कंपनी के कई सारे मसले देखने को मिलते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था कि इन तरह के जो इश्यूज हुआ करते थे वो कोर्ट में जाते थे या फिर कंपनी लॉ बोर्ड में जाते थे या फिर थर्ड थिंग इज दैट बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर जाते थे। तो ये याद रखिए, कंपनी लॉ बोर्ड, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर जाया करते थे। लेकिन 2013 के आते ही अब यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर आपके जो है क्वेश्चंस है यहाँ पर आंसर कर दिए जाएंगे। फिर आता है 5th और 6th पॉइंट, फास्ट ट्रैक मर्जर। तो यहाँ पर जो है 2013 के रिगार्डिंग आप जो है मर्जर या अमालगमेशन यानी कि एक कंपनी दो या दो से ज्यादा कंपनी के साथ अगर हाथ मिलाना चाहती है, दोनों कंपनी मिलके एक कंपनी बन जाना चाहती है, तो यहाँ पर जो है मर्जर और अमालगमेशन होल्डिंग और सब्सिडरी हो या फिर बड़ी और छोटी कंपनी के बीच में हो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेने के बाद ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आइडिया और वोडाफोन जो मर्ज हुए हैं ये इसका एक एग्जांपल है। फिर इस तरह के कई और एग्जाम्पल है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर मर्जर वाला पॉइंट देख लेते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 परमिट्स क्रॉस बॉर्डर मर्जर बोथ वे, अ फॉरेन कंपनी मर्ज विथ एन इंडियन कंपनी और एन इंडियन कंपनी कैन मर्ज विथ फॉरेन कंपनी। लेकिन यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर मर्जर है तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन लेना कंपलसरी है। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी बहुत सारे क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि पेटीएम जो है उसका क्रॉस बॉर्डर मर्जर हुआ है alibaba.com के साथ में, और इवन फ्लिपकार्ट जो है उसका भी क्रॉस बॉर्डर मर्जर हुआ है वॉलमार्ट के साथ में। तो यहाँ पर इस तरह के मर्जर्स जहाँ पर ये लोग नाम चेंज नहीं करते लेकिन क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स यहाँ पर भी प्रेजेंट एग्जांपल्स हमारे पास है। उसके बाद जो है 8th पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑन फॉरवर्ड डीलिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। तो यहाँ पर जो है कंपनीज एक्ट 2013 जो है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। टर्म्स एंड कंडीशन इसके रिगार्डिंग बहुत ही हार्ड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और यहाँ पर डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन जिसको केएमपी के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्मली ये केएमपी की जो पोस्ट होती है वो कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा होती है। तो इन लोगों को कॉल और पुट ऑप्शन के अंदर शेयर को बाय और सेल करने की यहाँ पर परमिशन नहीं देता है कंपनीज एक्ट 2013। तो इस तरह से जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से सिक्योर तरीके से रखी जा सकती है। और यहाँ पर जो इन्होंने पेनल्टी और जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी है फॉर keeping the share prices of the company unaffected due to insider trading is very strict। उसके बाद देखते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर होल्डर, जो हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइवेट कंपनी के अंदर पहले 50 मेंबर की मैक्सिमम लिमिट थी जो आज 200 हो गई है। फिर लिमिट ऑन मैक्सिमम पार्टनर्स, तो पहले जो है यहाँ पर कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जो है नंबर ऑफ पर्सन और पार्टनर्स इन एसोसिएशन यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर एसोसिएशन ऑफ पार्टनर का जो ग्रुप होगा, यहाँ पर पहले कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जो है 100 की कैप लगा दी गई है कि 100 से ज्यादा जो है यहाँ पर
मेंबर्स आप जो है एओपी के माध्यम से नहीं बना सकते। एओपी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स और एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप्स। तो ये है एओपी के फुल फॉर्म। तो यहां पर जो है दिस रिस्ट्रिक्शन विल नॉट अप्लाई टू एन एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्सेट्रा। तो यहां पर कौन इंक्लूड नहीं होता है? 3, लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट। और यहां पर जो है इन लोगों के लिए तो ऑब्वियसली एक स्पेशल लॉ है, तो यहां पर इन लोगों की इंक्लूजन इसके अंदर नहीं होती। वेरएज जो 1956 का आप एक्ट देखें तो वहां पर जो था 20 लोगों का पर्सन और पार्टनर के एसोसिएशन की यहां पर लिमिट हुआ करती थी और यहां पर प्रोफेशनल के लिए कोई एग्जम्पशन या ग्रांट नहीं थी। फिर नया पॉइंट है 1 पर्सन कंपनी, जो हमने जापान से लिया है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट के अंदर ओपीसी। तो आपने सुना होगा कि भाई कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो ओपीसी जो है ये एक नया सा पॉइंट है जिसके अंदर एक पर्सन भी चाहे तो कंपनी बना सकता है, वही डायरेक्टर है, वही शेयर होल्डर है और उसी के सारे रेजोल्यूशन को खुद ही अपने आप ही यहाँ पर ऑथोराइज करना है। तो ये 1 पर्सन कंपनी जो एक तरह का सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जिस तरह से होता है, उसका ये एक कंपनी फॉर्मेट का बिजनेस है जहां पर वो ओपीसी, और ओपीसी के अंदर जो इंडिविजुअल है वो किसी को भी नॉमिनी जो है अपॉइंट कर सकता है, वेदर ही और शी इज इन ब्लड रिलेशन विथ हिम और नॉट। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल जो है ओपीसी के अंदर शेयर होल्डर नहीं बन सकता, और ये 1956 वाले कंपनीज एक्ट में नहीं था। फिर है एंट्रीचमेंट इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो पहले 1956 वाला जो एक्ट था वहां पर टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी और टेबल ई को फॉलो किया जाता था स्ट्रिक्टली, पर यहां पर जो है 2013 के कंपनीज एक्ट के अंदर जो लीगली सेफगार्ड करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग जो है काफी सारी नई प्रोविजंस ऐड की गई है, जिससे कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मोड। 1956 वाले एक्ट के मुताबिक आप जो है कहीं पर भी अपना डेटा जो है उसको आपको 20 साल के लिए स्टोर करना पड़ता था और उसको आपको पेपर यानी कि फिजिकल तरीके में डेटा को रखना है। लेकिन वेरएस कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट भी ई गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ गई है, तो यहाँ पर जो है आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से लेके सारी डिटेल्स, रजिस्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन सभी चीजों को वगैरह वगैरह चीजों को आप अपनी कंपनी की वेबसाइट या फिर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर रख सकते हो। फिर यहां पर आता है इंडियन रेसिडेंस एज डायरेक्टर। तो एवरी कंपनी जिनके रेसिडेंस डायरेक्टर अगर इंडिया के बाहर रहते भी है और जाते भी है, तो उनके डायरेक्टर्स को मिनिमम 182 दिनों के लिए इंडिया के अंदर रहना कंपलसरी पड़ता है। यानी कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनकी जवाबदेही बनती है कंपनी के शेयर होल्डर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो भाग नहीं सकते, देश छोड़ के चले जा नहीं सकते, और यहाँ पर जो है उनकी जवाबदेही बनाने के लिए ये एक नई सी चीज भी यहाँ पर ऐड की गई है। फिर एक नई चीज आई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पर भी जो भी सारी लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड कंपनी के अंदर 3 तरह की कैटेगरीज यहाँ पर रखी गई है। अगर 3 में से एक भी प्रोविजन जो है तो उनके यहाँ पर अगर सेटिस्फाई होती है तो उन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। पहले तो वो कंपनी होनी चाहिए लिस्टेड कंपनी, उसके बाद की 3 प्रोविजन, अगर कंपनी का 1000 करोड़ का टर्नओवर है, दूसरा अगर कंपनी का 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और तीसरा अगर कंपनी के पास 100 करोड़ या उससे ज्यादा की पेड अप कैपिटल है। तो इन तीनों में से एक भी प्रोविजन अगर सेटिस्फाई होती है तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो बोर्ड बनता है उसके अंदर 1/3 यहाँ पर जो डायरेक्टर्स होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ये बनता है कि भाई जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, उस पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट आपको देनी है जिस पर्सन का कंपनी से कुछ भी लगा हुआ कोई भी यहाँ पर कनेक्शन ना हो। यानी कि जो पर्सन यहाँ पर कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के आता है, ना तो वो कंपनी का शेयर होल्डर है, ना ही कंपनी के रिगार्डिंग इनसे कोई लॉस या प्रॉफिट की उम्मीदें है, ताकि अगर ये इंसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के टीम के अंदर रहकर सुपरवाइज करेगा पूरी चीजों को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी मीटिंग्स होती है उनके अंदर जो भी होता है वो शेयर होल्डर की मीटिंग में आके बोलेगा, तो लोगों का जो भरोसा है वो कंपनी के ऊपर रहेगा कि भाई बाहर का
इंसान जिसको कुछ भी कनेक्शन नहीं है कंपनी के बिजनेस से, वो जो बोल रहा है वहां पर ट्रस्ट बनेगा लोगों का। और जो कंपनी अगर चीट भी कर रही होगी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है सारी चीजें लोगों के सामने खोल देगा। और जो एक इंडिविजुअल है वो मैक्सिमम फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 5 साल के लिए रह सकता है, यानी कि 5 साल के टाइम पीरियड के बाद वो फिर से 5 साल के लिए नहीं रह सकता। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए कोई भी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर कंसिस्टेंटली 2-5 साल वाली टर्म के लिए नहीं रह सकता। फिर सर्विस नोटिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो पहले जो है यहाँ पर कोई नोटिस वगैरह की बात नहीं थी कंपनीज एक्ट 1956 के रिगार्डिंग, टाइम फ्रेम नहीं था। लेकिन यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अगर होने वाली है तो 7 दिनों के पहले तो सभी को नोटिस मिल जानी चाहिए उन लोगों के जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उनके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से और फिजिकल तरीके से। तो यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं आई है जिससे कि कंपनी जो है वो अलाइव और किकिंग स्टेट के अंदर रहे। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर डिफाइंस, तो यहाँ पर 1956 के अंदर डायरेक्टर की जो ड्यूटीज है वो स्पेसिफिकली डिफाइन थी लेकिन काम नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर जो ड्यूटीज है डायरेक्टर की उनको कंपलसरी बना दिया गया है और डायरेक्टर को उन सारी ड्यूटीज को कंप्लीट करना कंपलसरी है, वरना यहाँ पर जो है उनके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट यहाँ पर पेनल्टीज वगैरह भी दी गई है। लायबिलिटी ऑन डायरेक्टर एंड ऑफिसर, पहले जो है 1956 के अंदर कुछ भी कंपनी के अंदर उलट फुलट हुआ करता था तो जो ऑफिसर होते हैं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर सीईओ या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर जो है नॉर्मल कंपनी के डायरेक्टर, तो वो जो है माफ कीजिएगा, तो वो जो है कोई ना कोई लूप होल निकाल के यहाँ कर निकल जाया करते थे। लेकिन अब जो है लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर और ऑफिसर एक तरह से स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो कुछ भी अगर कंपनी के अंदर उलट फुलट होता है तो वो यहाँ से निकल नहीं सकते। फिर है ऑडिटर, तो ऑडिटर भी यहाँ पर रोटेशन के बेस के ऊपर रखे जा सकते हैं। तो एक जो ऑडिटर है वो इंडिविजुअल हो या फिर ऑडिटर की फर्म हो, तो यहाँ पर जो भी कंपनीज की जो शेयर है पब्लिकली ट्रेडेड होती है वहां पर ऑडिटर की यहाँ पर रोटेशन होनी चाहिए, यानी कि एक ही ऑडिटर जो है वो 5 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स के लिए भी जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रख सकते 5 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए, उसी तरीके से ऑडिटर को भी यहाँ पर नहीं रख सकते। फिर है प्रोहिबिट्स ऑडिटर फ्रॉम परफॉर्मिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज, तो पहले जो है ऑडिटर है वो नॉन ऑडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे, यानी कि अकाउंट का भी काम वही करते थे और ऑडिटिंग का काम भी वही करते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू 2013 प्रोहिबिशन ऑफ ऑडिटर एंड परफॉर्मिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज, तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ या तो अकाउंट का काम कर सकते हैं कंपनी का और या फिर जो है ऑडिट का काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, आप ही पढ़ाएंगे और आप ही पेपर निकालेंगे और आप ही पेपर देंगे और आप ही पेपर चेक करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको पूरे के पूरे मार्क्स आने ही आने हैं। अगर पढ़ेंगे आप, पेपर कोई और लेगा, लिखेंगे आप और चेक कोई और करेगा, तब जाके सही से पता चलेगा कि किस तरह से आपको क्या क्या आता है क्या नहीं आता और आपका लीगल स्कोर क्या है। फिर है रिहेबिलिटाइजेशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस, तो यहाँ पर जो है अगर कंपनी जो है लॉस कर रही है या फिर कंपनी को अगर बंद हो जाना है, फाइनेंशियल क्राइसिस कंपनी फेस कर रही है, तो यहाँ पर 2013 के अंदर जो तरीका दिया गया है कंपनी के लिए लिक्विडेशन का या फिर रिहेबिलिटेशन का, तो यहाँ पर दोनों तरीके जो है कंपनी के लिए एक तरीके से ओपन एंड रखा गया है कि जो कंपनी चाहे वो क्लोज डाउन होना चाहे तो हो सकती है। तो ये था कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग पूरा का पूरा ओवरव्यू जो 2013 के एक्ट के अंदर सारे चेंजेस देखने को मिले थे। तो अब जब पार्ट 2 चेक करते हैं व्हाट इज मेक इन इंडिया, तो ये है मेक इन इंडिया का सिंबल जो एक शेर है और उसके अंदर सारे जो आपको मशीन और बैरिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये है मेक इन इंडिया का एक लॉन्च हुआ था तब की ये पिक्चर है और यहाँ पर जो है काफी यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है इसके साथ कनेक्टेड थे। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के रिगार्डिंग पहले तो थोड़ी डिस्कस शुरू करते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जो है, इंडिया बेसिकली तो एक एग्रेरियन कंट्री है, लेकिन यहाँ पर 50% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के साथ अपना गुजरान चला रही है और जीडीपी के अंदर ये अपने हिसाब से पैरामीटर्स के हिसाब से जो है कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखें तो सर्विस सेक्टर जो है ये 60% तक का शेयर ऑफ टोटल जीडीपी इन लोगों का रहता है। लेकिन अगर इंडिया के अंदर हम देखें कि हमारे पास जो टैलेंट है उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है
प्लेटफॉर्म लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एंटर किया जाए और जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करके जो इंडियन इकोनॉमी है उनके रिगार्डिंग कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे कि जो है देश के लिए कुछ अच्छा हो सके। तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी यहाँ पे 2014 की पहले की 10 साल रहने वाली सरकार, उन्होंने भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इन्हेंस करने के लिए, लेकिन जो है उनके सामने 2014 वाली गवर्नमेंट ने एक नया सा कॉन्सेप्ट लेकर आए, मेक इन इंडिया। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये उनका एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है और यहाँ पर जो है इस स्टेप के रिगार्डिंग जो है इन्वेस्टमेंट हब बनता चला जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो व्हाट इज मेक इन इंडिया एक्चुअली? मेक इन इंडिया जो है ये एक न्यू नेशनल प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया है इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। जैसे आप सबको पता है कि चाइना जो है हमारे रूटीन लाइफ के अंदर प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें जो है हमारे यहाँ ही बनने वाली प्रोडक्ट से हमसे हमारे शहर में आके सस्ते में बेच के जाती है और हमारे जो इंडिविजुअल्स है उनकी प्रोडक्ट्स जो होती है और उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये विजन रखा गया है मेक इन इंडिया का और यहाँ पर हर कंपनी से अपील की जा रही है कि वेदर इट इज लोकल और फॉरेन, यहाँ पर आइए इन्वेस्ट इन इंडिया एंड मेक द कंट्री मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। यहाँ पर लोकल और फॉरेन सारी कंट्रीज की सारी कंपनीज की यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप आइए इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें और इंडिया को जो है वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए हमारी मदद करें। तो यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स कवर अप किए गए हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत? तो 25 सेक्टर्स है। तो फोकस किया जा रहा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर क्रिएटिंग जॉब एंड स्किल एनहांसमेंट इन 25 सेक्टर्स which includes automobiles, aviation, chemical, information technology and business process management, pharmaceuticals, constructions, defense manufacturing, electrical machineries, food processing, textile and garment, ports, leathers, media and entertainment, wellness, mining, tourism, hospitality, railway, automobile components, renewable energies, mining, biotechnology, space, thermal power, रोड एंड हाईवे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। तो इन 50 कैटेगरी के अंदर से आप जो है कोई भी इनिशिएट कर सकते हैं काम जहां पर आप जो है मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट से काम करना चाहे। तो अगर इनके रिगार्डिंग आपको कोई स्टार्ट करना है बिजनेस या फिर इनके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने? तो इनिशिएटिव करने के बाद प्रोसेस को इनिशिएट करने के बाद स्कीम को लॉन्च करने के बाद गवर्नमेंट ने खुद क्या क्या स्टेप्स लिए हैं तो इनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है www.makeinindia.com। उसके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया के ऊपर भी पेज बनाया है टू एक्सप्लेन द आइडिया कॉन्सेप्ट एंड द मेथोडोलॉजी टू बी द पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो उनके लिए उन्होंने रखा है मेक इन इंडिया फेसबुक पेज। फिर इन्वेस्टमेंट इंडिया सेल सेटअप किया है इन लोगों ने, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आते हैं फैसिलिटेशन सेल। तो फॉरेन इन्वेस्टर अगर इंडिया के अंदर आते हैं तो उनको किस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन से लेके पूरी प्रोसेस किस तरह से इनको समझाने के लिए FIFC बनाया गया है, फॉरेन इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल्स। फिर ईबिज, तो यहाँ पर सिंगल विंडो ऑनलाइन क्लियरेंस पोर्टल है जिससे कि सारी प्रोसेस जो है एक ही जगह से और एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इन पाइपलाइन यानी कि क्या क्या चीजें जो है आगे आने वाले समय के अंदर इसी के रिगार्डिंग आने वाली है। तो सिंगल लेबल लो फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सिंगल लेबल लो होंगे और ऑनलाइन फाइलिंग कर पाओगे सारे फॉर्म्स के रिगार्डिंग जो मेक इन इंडिया के अंदर आप स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी ने यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने रीजन बताया और मोटिव बताया कि मेक इन इंडिया जो है वो क्या है और किस तरीके से है। तो उनके खुद के वर्ड से जो हम रीड आउट करेंगे, it is important for the purchasing power of the common man to increase as this would further boost demand and hence spur development in addition to benefiting investors। तो ह्यूमन की अगर परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी और जो डिमांड बढ़ेगी, डेवलपमेंट ऐसे ही तो आता है तो इन्वेस्टर्स जो होंगे वो तभी उनको बेनिफिट मिलेगा। द फास्टर पीपल आर पुलिंग आउट ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रॉट इनटू मिडिल क्लास द पुअर अपॉर्चुनिटी द मोर अपॉर्चुनिटी विल देयर बी फॉर ग्लोबल बिजनेस। जितनी जल्दी जो गरीब है वो मध्यम वर्ग की कैटेगरी के अंदर आना शुरू हो जाएंगे
तो ग्लोबल बिजनेस जो है उनके अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देयरफॉर इन्वेस्टर्स फ्रॉम अब्रॉड नीड टू क्रिएट जॉब, यानी कि जो इन्वेस्टर बाहर से आते हैं उनसे यहाँ पर हमें अपील करते हैं कि आप मशीन्स नहीं बल्कि जॉब्स क्रिएट करें। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडसम बायर्स, वन हु हैज परचेजिंग पावर आर बोथ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो है एक तो आप प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस थोड़ा सस्ता करें, दूसरी चीज अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आप जो है चीज बेचना शुरू करोगे तो यहाँ पर जो है बायर्स की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, बायर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको करना है थोड़ा सा सस्ता प्रोड्यूस ताकि जो है लोग जो है उसको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर बाय कर सके। मोर एम्प्लॉयमेंट मींस मोर परचेजिंग पावर, जितना ज्यादा आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओगे तो उतने लोगों को पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो वो घर जाके उन पैसों को खर्च करने के बारे में सोच सकेंगे। जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट मिलने से इनकम आएगी, इनकम आने से परचेजिंग पावर जो है इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो विजन है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिसका नाम दिया है इन लोगों ने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। तो भाई जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि भाई इंडिया के पास बहुत सारी पॉपुलेशन, और अगर सारी पॉपुलेशन जो है इस तरह के एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर काम करना शुरू कर देगी तो यहाँ पर देखिए जीरो डिफेक्ट प्रोड्यूस करें आप गुड्स, यानी कि आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो एकदम 100% क्वालिटी वाले होने चाहिए, ताकि जो है इसके अंदर अगर जीरो डिफेक्ट रहेगी तो ये जिस तरीके से गुड्स जो है इंडिया से बाहर जैसे ही एक्सपोर्ट हो गए तो उनमें से कोई भी गुड जो है वापस नहीं आएगा, यानी कि जो भेजा हुआ सामान है उसमें से कुछ वापस ना आना, यानी कि रिटर्न जो है वो जीरो होगा। तो जीरो डिफेक्ट वाला गुड्स प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करोगे तो रिटर्न जो है वो जीरो होगा, तो रिटर्न की इफेक्ट होगी वो जीरो इफेक्ट होगी। तो ये इसका विजन है। उसके बाद एग्रेसिव ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, तो यहाँ पर जो है हर इंडिया में अब तक आई हुई हर गवर्नमेंट ने यही चाहा है कि भाई इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। तो कैसे आएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है ये बात करता है कुछ अलग तरीके से कि भाई इन्वेस्टर्स को समझाता है कि भाई आप इंडिया के अंदर आओगे, इन्वेस्ट करोगे, काम शुरू करोगे, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप अगर बूस्ट करोगे तो आप जो है आप ही के नेशन को और आप ही की प्रोडक्ट को जो है यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग तरीके से एंकरेज कर रहे हो लोगों को कि आपकी प्रोडक्ट्स और आपके नेशन को भी बेनिफिट मिलेगा। तो काफी रिलैक्सेशन वाली पॉलिसीज भी यहाँ पर बनाई गई है। अगर बाहर की कंपनियां यहाँ पर आके हमारे यहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहती है और हमारे यहाँ पर लोगों को काम देना चाहती है तो यहाँ पर जो है हर एक, अगर आप देखें कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से क्या फायदे हुए हैं तो भाई गवर्नमेंट का मानना है कि 3 से 4 साल का ये जो टाइम पीरियड हुआ है वहां पर जो है परफॉर्मेंस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है वो इनहेंस हुआ है मेक इन इंडिया के तहत। तो मेक इन इंडिया के तहत जो है जैसे कि मेड इन चाइना जिस तरह से हर जगह पॉसिबल देखने को मिल रहा है, और उसके बाद आ रहा है मेक इन इंडिया। तो जो मेड इन इंडिया है प्रोडक्ट्स वो सारी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट नेम्ड एज मेक इन इंडिया। तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।